नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का दोस्त आनंद यादव। तो आज हम सभी टेंस के कितने प्रकार होते हैं और जितने भी टेंस होते हैं सभी को हम ट्रांसलेट करना सीखेंगे हिंदी से इंग्लिश में। और इसके पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने टेंस को समझाया था। टेंस की जितनी भी बेसिक चीज़ें हैं उनको मैंने आपको अच्छे से समझा दिया था इसके पिछले वीडियो में। तो आज हम सीखेंगे कि सभी टेंसों का इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करना है। तो देखिए, टेंस पहले थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ आपको। टेंस का मतलब होता है समय यानी काल। कोई भी कार्य किस समय में हो रहा है, वर्तमान में हो रहा है कि भूतकाल में हो रहा है कि भविष्यत काल में हो रहा है, यानी कौन कौन सा कार्य किस समय में हो रहा है, ये टेंस बतलाता है। और टेंस के तीन प्रकार होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। तो प्रेजेंट टेंस में ये बताया जाता है कि जो कार्य वर्तमान में चल रहा है यानी इस समय जो कार्य चल रहा है वो प्रेजेंट में आता है। जो कार्य बीत चुका है वो पास्ट में आता है। और जो कार्य अभी भविष्य में होगा यानी अभी होने वाला है तो उसे फ्यूचर टेंस कहते हैं। तो इसमें देखिए, टेंस में हम किस तरह से सीखेंगे। टेंस के तीन पार्ट होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। तो इन प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, इन तीनों के भी चार चार पार्ट होते हैं। तो प्रेजेंट टेंस के चार पार्ट: प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। इसी तरह से चारों के होंगे: पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो ये जो 12 होते हैं टेंस, इनको हम अच्छे से आज सीख लेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला टेंस है प्रेजेंट टेंस का पहला पार्ट यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हम पहचान समझ लेते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान है, अगर किसी भी वाक्य में ता है, ती है, ते है, अंत में आते हैं। किसके वाक्य के अंत में अगर ता है, ती है, ते आए, ता है, ती है, ते है आए, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, ठीक। किसी भी वाक्य के अंत में अगर आपको ता है दिख जाए, जैसे यहाँ पर पढ़ता है, लिखता है, जाता है, आता है, ठीक। खाना खाता है, तो यहाँ पर ता है या खाना खाती है या ती है, ते है आपको दिख जाए तो आप बताएंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ये तो आपको देख करके वाक्य की पहचान करेंगे कि ये कौन सा टेंस है। तो अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो इसे बनाएंगे कैसे। इसे हम चार सेंटेंसों में सीखेंगे। पहला तो हम ये सीखेंगे कि पॉजिटिव अगर सेंटेंस रहेगा तो कैसे बनाना है। पॉजिटिव मतलब सिंपल रहेगा, वह किताब पढ़ता है। निगेटिव दूसरा सीखेंगे। निगेटिव में क्या रहता है कि इसमें नहीं जुड़ जाता है, कोई भी कार्य का नकारा जाता है, मतलब कि वह किताब नहीं पढ़ता है। वह किताब पढ़ता है तो ये पॉजिटिव सेंटेंस हो गया, वह किताब नहीं पढ़ता है तो ये निगेटिव सेंटेंस हो गया। निगेटिव का मतलब उसमें नहीं जुड़ जाएगा। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। एक होता है यस नो टाइप। यस नो टाइप में क्वेश्चन वर्ड सामने होता है, यानी वाक्य के पहले क्वेश्चन वर्ड होता है। तो यहाँ पर देखिए क्या पहले आया है, तो ये यस नो टाइप है। इसका उत्तर आप ही यस या नो में दे सकते हैं। जैसे क्या वह स्कूल जाता है, अगर कोई पूछ रहा है तो क्या पहले आया है, क्या पहले आया है, तो आप इसमें देखेंगे कि इसका उत्तर केवल आप हाँ या ना में दे सकते हैं, इसीलिए इसको यस नो टाइप बोलते हैं। हाँ, अगर आप बोल देंगे हाँ तो इसका मतलब हाँ वह स्कूल जाता है, नहीं बोल देंगे तो मतलब नहीं जाता है। लेकिन दूसरा जो इंट्रोगेटिव का प्रकार है उसे बोलते हैं डब्ल्यू एस टाइप। डब्ल्यू एस टाइप प्रकार में क्या होता है कि क्वेश्चन वर्ड बीच में रहेगा। क्वेश्चन वर्ड बीच में रहेगा कैसे, जैसे यहाँ पर आपको लिख दिया है, जैसे यहाँ पर लिखा है क्या वह किताब पढ़ता है, तो दूसरा हम लिख देते हैं कि वह क्यों किताब पढ़ता है, ठीक। वह क्यों किताब पढ़ता है। तो यहाँ पर जब क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाएगा तो ऐसा लगेगा कि उसका कारण पूछ रहा है, पढ़ता है, और क्वेश्चन मार्क लास्ट में लगेगा। तो ये इंट्रोगेटिव के दोनों प्रकार हो गए, ये आपको समझना है। तो पहला हम समझ लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पॉजिटिव का स्ट्रक्चर होता है। पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, ही, सी, इट, और नाम कोई हो सकता है आई, वी, यू, दे। तो यहाँ पर आप समझेंगे आई, वी, यू, दे ये जो है ये प्लूरल सब्जेक्ट हैं, और ही, सी, इट, नेम ये सिंगुलर सब्जेक्ट हैं। तो यहाँ पर आपको ये पिछली वीडियो में अच्छे से समझा दिया गया था। तो यहाँ पर देखिए, सब्जेक्ट यहाँ पर वह है, मेन वर्ब यानी क्रिया जो है, मेन वर्ब है मुख्य क्रिया पढ़ता, ऑब्जेक्ट किताब है। तो इसकी इंग्लिश कैसे बनाएंगे। इसका स्ट्रक्चर है पॉजिटिव का सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर जाकर के ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर सब्जेक्ट है ही,
वह किताब पढ़ता है, ही। और सुनिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट, यही सिंगुलर सब्जेक्ट में बताया, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यस या ईएस लगता है। पॉजिटिव सेंटेंस में मेन वर्ब के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यस या ईएस लगता है। तो यहाँ पर जैसे ही हो गया तो ही रीड होना चाहिए ना, तो ही रीड नहीं रहेगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट का पॉजिटिव है तो रीड सो हो जाएगा, ठीक। क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ अगर यहाँ पर ही रहे या सी रहे या इट रहे या कोई नाम रहे, मान लीजिए राम है, राम किताब पढ़ता है, तो यहाँ पर राम के साथ जो मुख्य क्रिया आएगी, मान लीजिए यहाँ पर पढ़ना आया है तो रीड मतलब पढ़ना होता है, तो उस सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यस या ईएस लगता है। तो यहाँ पर हो जाएगा ही रीड्स द बुक। अगर रहता आपको कि मैं किताब पढ़ता हूँ, तो यहाँ पर हो जाता आई रीड द बुक, क्योंकि केवल सिंगुलर सब्जेक्ट में, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब में यस या यस लगता है, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब में यस या यस नहीं लगता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि इसका होगा ही रीड्स द बुक। अगर यहाँ पर होता मैं किताब पढ़ता हूँ, तो इसका हो जाता आई रीड्स, नहीं केवल रीड द बुक, ठीक। ये आपको समझ में आ गया होगा पॉजिटिव वाला। निगेटिव में क्या होता है, अब देखिए, अब आपको हेल्पिंग वर्ब की भी जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर देखिए निगेटिव का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब में आपको डू या डस का प्रयोग करेगा। तो आपको सब्जेक्ट पता है ही सी इट नेम आई वी यू दे, तो ही सी इट नेम जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपको डज लगाना है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू लगाना है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू। निगेटिव सेंटेंस है हेल्पिंग वर्ब के बाद, निगेटिव सेंटेंस का मतलब ही होता है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद तुरंत आप जस्ट नॉट लिख दें। जैसे इज नॉट हो गया, एम नॉट हो गया, आर नॉट हो गया, यहाँ पर डू नॉट, डज नॉट। तो यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर आप नॉट लिख देते हैं तो वो निगेटिव वाक्य हो जाएगा, यानी निगेटिव सेंटेंस। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसके बाद नॉट लिखेंगे। इसे कैसे हल करेंगे, आपको पता ही है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू। तो यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है यानी वह है, तो इसका हो जाएगा ही के साथ डज लगेगा हेल्पिंग वर्ब, ही डज, और निगेटिव बनाना है तो यानी नॉट, नॉट नहीं की इंग्लिश लिखी जाती है। फिर उसके बाद मेन वर्ब क्या है, मेन वर्ब में अब केवल पॉजिटिव में यस या यस का वाला झंझट रहता है, निगेटिव में नहीं, निगेटिव में सिंपल उसी तरह से रहेगा। तो ही डज नॉट रीड द बुक, ठीक है। इसमें केवल हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लग जाएगा। अगर यहाँ पर मान लीजिए ये रहता कि मैं किताब नहीं पढ़ता हूँ, तो ये हो जाता आई डज नॉट, नहीं तब डू नॉट हो जाता, क्योंकि तब प्लूरल सब्जेक्ट हो जाती, डू नॉट रीड द बुक। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। और क्या वह किताब पढ़ता है, क्या वह किताब पढ़ता है जब आपको क्वेश्चन की तरह से पूछे, मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहे और उसमें आपको यस नो टाइप, यानी क्या वह किताब पढ़ता है, क्वेश्चन वर्ड पहले आए, तो इसका स्ट्रक्चर है कि केवल हेल्पिंग वर्ब को आगे लिख देना है। यहाँ पर देखिए हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या है, सब्जेक्ट के हिसाब से पता करेंगे कि हेल्पिंग वर्ब क्या हो सकती है। ही के साथ डू लगेगा कि डज, ही के साथ डज लगेगा, तो यानी हेल्पिंग वर्ब इसकी क्या होगी, डज होगी। डज सब्जेक्ट, ही मेन वर्ब रीड, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर इसका हो जाएगा, मान लीजिए इसका लिखना है पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। क्या वह किताब पढ़ता है, क्या वह किताब पढ़ता है, तो इसका हो जाएगा डज ही रीड द बुक, फिर उसके बाद क्वेश्चन वर्ड लग जाएगा। तो ये तो हो गया यस नो टाइप वाले क्वेश्चन का, जिसमें क्या शब्द पहले लगा हो। और अगर डब्ल्यू एस टाइप वर्ड वाला अगर आएगा, यानी जो डब्ल्यू एस टाइप वर्ड यानी इंट्रोगेटिव जो शब्द होते हैं वो बीच में जो लगे होते हैं, इसको कैसे करना है, तो पहला काम तो ये जो बीच में वर्ड है, यानी क्यों इसमें लिखा है, वह क्यों किताब पढ़ता है, तो क्यों की इंग्लिश पहले यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर दिया डब्ल्यू एच वर्ड, डब्ल्यू एच वर्ड मतलब जैसे आप लिखेंगे वाट लिखते हैं, वाट, वाई, तो ये जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं इसमें डब्ल्यू एच से शुरुआत होता है, इसीलिए इसे डब्ल्यू एच वर्ड बोलते हैं, क्वेश्चन वर्ड। तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिखेंगे, यानी क्यों की इंग्लिश होती है वाई,
वाई। फिर उसके बाद देखिए सेम यही चीज ऊपर वाली है, जो यस नो टाइप में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट, तो वही देखिए सेम यही चीज है। केवल डब्ल्यू एच वर्ड आपको आगे लिख देना है, बाकी जिस तरह से ऊपर वाला हुआ है वही वही रहेगा। तो यहाँ पर वाई डज ही रीड द बुक, फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क, तो इस तरह से ये हो जाएगा। ये आपको समझ में आ गया होगा। पॉजिटिव सेंटेंस क्या होता है, नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। अब देखिए ये तो आपको समझ में आ गया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अगर आपको इस तरह से दिया रहेगा सेंटेंस तो उसे कैसे लगाना है, इंग्लिश में उसे कैसे बनाना है। यहाँ पर स्ट्रक्चर समझा दिया हूँ कि पॉजिटिव का स्ट्रक्चर है ये और निगेटिव का ये है। इंट्रोगेटिव के यस नो टाइप का है, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट फिर क्वेश्चन मार्क, उसी तरह से डब्ल्यू एस वर्ड केवल जुड़ जाएगा डब्ल्यू एस टाइप वाले में। तो अब हम समझेंगे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है। कॉन्टिन्यूअस का मतलब ही होता है जारी रखना, ठीक। कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है जारी रखना, किसी भी कार्य, कोई कार्य अगर जारी है, पहली चीज तो प्रेजेंट टेंस है तो इसमें है हूं हो हमेशा आएगा। और यहाँ पर देखिए इसकी पहचान है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की, रहा है, रही है, रहे हैं, ये हमेशा वाक्य के अंत में आएगा। चाहे वह क्रिकेट खेल रहा है, वह खाना खा रहा है, वह लड़ाई कर रहा है, तो रहा है, रही है, रहे हैं अगर आपको आता है दिख रहा है सेंटेंस में, तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो ये कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट होगा, तो ये भी चार तरह से हम इसे सीखेंगे। पहला तो पॉजिटिव वाला सीखेंगे, फिर उसके बाद निगेटिव, फिर उसके बाद इंट्रोगेटिव, फिर उसके बाद डब्ल्यू एस टाइप वाला इंट्रोगेटिव। पॉजिटिव में क्या होता है, सीधे सीधे इसी स्ट्रक्चर से बना देना है। निगेटिव में क्या होता है, केवल हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगाना है। और इंट्रोगेटिव में जो पहला प्रकार होता है यस नो टाइप, इसमें केवल हेल्पिंग वर्ब जो सब्जेक्ट के बाद रहती है वो सब्जेक्ट के पहले लिख देनी है। और डब्ल्यू एस टाइप वाले में हेल्पिंग वर्ब के पहले डब्ल्यू एस वर्ड लिख देना, यानी क्वेश्चन वर्ड जो होता है। तो यहाँ पर समझते हैं, रहा है, रही है, रहे हैं जब भी आएगा तो आप कहेंगे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। या फिर आपको दिख रहा है कि कार्य जारी है, जैसे मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ कि कौवा बैठा है, तो कौवा बैठा है तो ये भी कॉन्टिन्यूअस टेंस में ही आ जाएगा, क्योंकि कौवा बैठा है तो उसका बैठने का कार्य जारी है। जरूरी नहीं है कि केवल रहा है, रही है, रहे हैं आए। अगर आपको दिख रहा है कि उसमें कार्य जारी दिखाई दे रहा है तो आप समझेंगे कि वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। और ये चीज़ सुनिए, चाहे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हुआ, चाहे पास्ट कॉन्टिन्यूअस हुआ, चाहे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हुआ, इन तीनों में एक चीज आप देखेंगे कि मेन वर्ब के साथ आईएनजी लगी हुई मिलेगी। मेन वर्ब के साथ हमेशा आईएनजी लगी हुई मिलेगी। जिस जिस वाक्य में कार्य जारी रहता है उसमें मेन वर्ब में आईएनजी लगी रहती है। जहां पर कॉन्टिन्यूअस का नाम आ गया वहां पर समझिएगा कि मेन वर्ब में आईएनजी लगी रहेगी। तो इसके पॉजिटिव का स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट पहले लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर मेन वर्ब, फिर मेन वर्ब में आईएनजी लगाएंगे और ऑब्जेक्ट लिख देंगे। ये हो गया पॉजिटिव का। हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या सीखना है, हेल्पिंग वर्ब इसमें देखिए तीन हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है। इज होता है, एम होता है, आर होता है। अब इज किस किस सब्जेक्ट के साथ लगेगा, ही सी इट नेम, ही सी इट नेम जो है इसके साथ लगेगा इज, क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। और आई के साथ लगेगा एम, और आर किसके किसके साथ लगेगा, वी यू दे, यानी प्लूरल सब्जेक्ट जो भी रहेंगे उसके साथ आर का प्रयोग होगा। तो आपको ये समझ में आ गया होगा किसके साथ इज, किसके साथ एम, किसके साथ आर। तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन में दिया है वह क्रिकेट खेल रहा है, इसकी इंग्लिश बनाना है, तो वह का तो पहले इंग्लिश होगी ही, यानी सब्जेक्ट ही, हेल्पिंग वर्ब ही के साथ इज लगता है, तो ही इज, खेलना का प्ले होता है, ओके, प्ले में आईएनजी जोड़ दीजिए, प्लेइंग हो गया। फिर उसके बाद क्रिकेट, प्लेइंग द क्रिकेट, ये आपका हो गया पॉजिटिव सेंटेंस। अब कुछ लोग कहेंगे कि यहाँ पर जो आप आईएनजी लगाते हैं इसमें, जैसे यहाँ पर हो गया प्लेइंग हो गया, ईटिंग हो गया, रनिंग हो गया, कटिंग हो गया,
तो यहाँ पर पहले से प्ले की स्पेलिंग इतना है, ईट की स्पेलिंग इतना है और रन की स्पेलिंग इतना है, यहाँ पर कट की स्पेलिंग इतना है। तो यहाँ पर तो प्लेइंग में वाई डबल नहीं हुई, ईटिंग में टी डबल नहीं हुई, लेकिन यहाँ पर रनिंग में आईएनजी ना लग करके एन आईएनजी लग रहा है। तो जब भी आप देखेंगे यहाँ पर जैसे रन है, रन में अगर आपको आईएनजी लगानी रहेगी तो आप देखेंगे कि ये जो है व्यंजन है यानी कॉन्सोनेंट है और ये वावेल है। तो जब भी कॉन्सोनेंट के पहले वावेल आता है और उसके बाद फिर कॉन्सोनेंट आता है तो ये वाला जो होता है ये डबल हो जाता है और इसके साथ आईएनजी लग जाती है। तो इसी तरह से कट का जो होगा तो ये हो जाएगा कटिंग, ये डबल हो जाता है। इसे ध्यान में दीजिएगा आईएनजी लगाते समय। तो ये तो आपको पॉजिटिव समझ में आ गया। निगेटिव कैसे बनेगा? निगेटिव में केवल मैं बताया कि उसमें हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगा देना है बस। जैसे अब आप यहाँ पर निगेटिव का बोलेंगे कि वह क्रिकेट नहीं खेल रहा है, वह क्रिकेट नहीं खेल रहा है, तो केवल इज के बाद नॉट लगा दीजिए। ही इज नॉट, फिर उसके बाद प्लेइंग द क्रिकेट। ठीक। अब अगर मैं बोलूं कि मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, तो अगर मैं क्रिकेट खेल रहा हूं तो आई के साथ एम लगेगा तो हो जाएगा आई एम प्लेइंग द क्रिकेट। अगर हो जाएगा कि हम क्रिकेट खेल रहे हैं तो हो जाएगा वी आर प्लेइंग द क्रिकेट। आपको केवल सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब को याद कर लेना है कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, और निगेटिव में केवल हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगेगा, बाकी सेम चीज़ें वही रहेंगी। अब इसके बाद आते हैं यस नो टाइप वाले क्वेश्चन इंट्रोगेटिव में, इस सेंटेंस में। तो इसमें केवल एक ही काम करना है, ये दिख रहा है आपको, इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है इसे केवल पहले लिख देना है। ये हुआ पॉजिटिव, ये हुआ निगेटिव, ये हुआ यस नो टाइप वाला इंट्रोगेटिव। केवल हेल्पिंग वर्ब को आगे लिख देना है, बाकी इस तरह से, जिस तरह से यहाँ पर देखिए पहले हेल्पिंग वर्ब को आगे, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट यानी ही यहाँ पर है, फिर उसके बाद मेन वर्ब है, मेन वर्ब यानी प्लेइंग, फिर उसके बाद हो जाएगा प्लेइंग द क्रिकेट, फिर क्वेश्चन वर्ड लग जाएगा। और डब्ल्यू एस टाइप में आपको ये बोलेगा, जैसे यहाँ पर हो गया, इसकी हिंदी हो गई वह क्रिकेट खेल रहा है, वह क्रिकेट नहीं खेल रहा है, और इसकी हो जाएगी क्या वह क्रिकेट खेल रहा है। फिर अगर अगली जो इंग्लिश आएगी, अगली जो हिंदी आएगी, वह क्यों क्रिकेट खेल रहा है, वह क्यों क्रिकेट खेल रहा है, तो केवल डब्ल्यू एच वर्ड जुड़ जाएगा, वाई, उसके बाद सेम यही चीज, वाई इज ही प्लेइंग द क्रिकेट, फिर उसके बाद क्वेश्चन वर्ड लग जाएगा। अब आपको ये समझ में आ गया होगा, इस तरह से चारों सेंटेंस आपको समझ में आ गए होंगे। केवल हेल्पिंग वर्ब आपको याद कर लेना है, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस आपको समझ में आ गया होगा। अब अगले टेंस पर चलते हैं। चलिए दोस्तों, तो हमारा ये अगला टेंस जो है, इसमें हम सीखेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस क्या होता है। तो इसके पहले हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, अब इसे सीख लेते हैं। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब होता है, जैसे परफेक्ट टेंस की इसमें बात की जा रही है ना, प्रेजेंट मतलब वर्तमान, परफेक्ट टेंस की बात जब भी की जाएगी तो इसमें आप ये ध्यान देखेंगे कि इसमें काम पूरा हो चुका रहेगा। इसमें काम पूरा हो चुका रहेगा मतलब, जैसे यहाँ पर आप देखिए उदाहरण है कि वह खाना खा चुका है, तो यानी जो खाना खाने का प्रोसेस है वो पूरा हो चुका है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को आप कैसे पहचानेंगे कि इस सेंटेंस में या इस वाक्य में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो इसे पहचानने के लिए आप उसके लास्ट में देखेंगे, यानी उस वाक्य के अंत में देखेंगे कि चुका है, चुकी है, चुके हैं इत्यादि शब्द आते हैं। कहीं कहीं पर आपको ये ध्यान देना होगा कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ खाना खा चुका है, ये तो चीज़ आ गया कि वह खाना खा चुका है, या वह खाना खा चुकी है, या वे खाना खा चुके हैं, तो ये तो तीनों आ गया, तो आप समझ जाएंगे कि हाँ ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। कहीं कहीं पर आपको ये दे देगा कि वह खाना खाया है, खाना खा चुका नहीं, खाना खाया है, खाया है जब दे देगा तो आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा कि यहाँ जो चुका है लिखा है, तो चुका है कि लास्ट में देखिए आ है आया है, चुकी है लिखा है तो यहाँ इसके लास्ट में ई है आया है, यहाँ पर ए है आया है। ठीक, तो यहाँ पर आप ये समझेंगे कि अगर किसी भी वाक्य के अंत में आ है, ई है,
ए है आए तब भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस रहता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस रहता है। तो यहाँ पर आप चाहे ये बोले वह खाना खा चुका है या वह खाना खाया है, तो यानी खाना खाने का प्रोसेस समाप्त हो चुका है, तो इसे आप कहेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। इसका स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। देखिए, इसका पॉजिटिव का जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा, वह खाना खा चुका है, सब्जेक्ट रहेगा, हेल्पिंग वर्ब रहेगा, फिर मेन वर्ब रहेगा और ऑब्जेक्ट रहेगा। अब देखिए, परफेक्ट टेंस में यही चीज़ रहता है, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो, चाहे पास्ट परफेक्ट टेंस हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो, इसमें मेन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म रहेगी, मेन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म रहेगी। ठीक है, मेन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म रहेगी। यहाँ पर देखिए, और हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज़ है, हैज़ और हैव, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो अब आपको ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि ये मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है, तो आइए हम इसे समझाते हैं। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म में समझिए, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब तो होता है जिसमें ये आता है कि ना लास्ट में आता है, पढ़ना लिखना खाना सोना जाना उठना बैठना, तो इसे बोलते हैं मेन वर्ब। अब इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है, थर्ड फॉर्म बोलें या परफेक्ट फॉर्म बोलें, यहाँ पर ये समझिए, कम, ये कम जो है ये मेन वर्ब है, कम का सेकेंड फॉर्म केम होगा, थर्ड फॉर्म कम होगा। गो का सेकेंड फॉर्म वेंट होगा और थर्ड फॉर्म गॉन होगा, गो वेंट गॉन। तो इसे आपको इस तरह से याद करना है, जैसे कम केम कम, गो वेंट गॉन, प्ले प्लेड प्लेड। यहाँ पर देखिए रीड, और यहाँ पर ये ध्यान दीजिए कि रीड में केवल इसको रीड पढ़ते हैं, रीड में तीनों स्पेलिंग सेम सेम रहेगी लेकिन इसका उच्चारण अलग अलग रहेगा। इसे रीड बोलते हैं, इसे रेड, इसे भी रेड, ठीक, रेड ये वाला, तो इसे ध्यान दीजिएगा। फिर ईट एट ईटेन, इस तरह से आपको ये थर्ड वाली फॉर्म ध्यान में रखेंगे तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट, इसमें हमेशा आपको थर्ड वाली फॉर्म की ज़रूरत पड़ेगी। और सेकेंड फॉर्म की ज़रूरत आपको कब पड़ेगी, जब आप पास्ट इंडिफिनिट पढ़ेंगे तो आपको सेकंड फॉर्म की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि थर्ड फॉर्म क्या होता है, जो ये होता है कम केम कम, गो वेंट गॉन, प्ले प्लेड प्लेड, रीड रेड रेड। तो यहाँ पर देखिए खाना खाने का है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ईटेन, हमको क्या ध्यान में रखना है, ईटेन ध्यान में रखना है। इसी तरह से हो जाएगा कीप केप्ट केप्ट, लर्न लर्नट लर्नट। और यहाँ पर एक चीज़ और सुन लीजिए, जैसे ये अगर आपको याद आ गया, मतलब कि याद करना भी होता है मेन वर्ब, तो लर्न मतलब याद करना होता है, ठीक। तो इसकी दो दो फॉर्म चलती है सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म में। एक तो होता है LEARNED यानी लर्नेड, सेकंड फॉर्म में भी और थर्ड फॉर्म में भी लर्नेड ही रहेगा। और दूसरी होती है LEARNT यानी लर्नट। तो लर्नट लर्नट, लर्नेड लर्नेड, ये लर्न की डबल डबल फॉर्म चलती हैं, तो आपको इनमें से जो भी लिखना रहेगा लिख सकते हैं। चलिए हम अपने सेंटेंस पर चलते हैं। तो हमेशा परफेक्ट टेंस में थर्ड फॉर्म का यूज होगा। और यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हैज जो है ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगेगी, हैव जो है ये प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगेगी। सिंगुलर सब्जेक्ट क्या है, ही सी इट, और कोई नाम आएगा तो सिंगुलर सब्जेक्ट, और आई वी यू दे ये प्लूरल सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर आपको ही दिया है, ही यानी सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो पहले ही लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब क्या लिखेंगे, ही के साथ हैज़, मेन वर्ब में थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पर खाना यानी ईट, तो ईट एट ईटेन, तो ये हो जाएगा ईटेन द फूड। ये हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पॉजिटिव का हाल। निगेटिव में मैं क्या बताया कि हमेशा हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज़ हैव है, इसके साथ नॉट लगा देंगे तो निगेटिव हो जाएगा। तो ये हो गया ही हैज़ नॉट ईटेन द फूड, तो ये हो गया निगेटिव। अब आपका इंटरोगेटिव में बदलना है, तो ये जो हेल्पिंग वर्ब है इसे केवल आगे ला दीजिए, हैज़ ही नॉट नहीं रहेगा, मान लीजिए अगर नहीं रहता है तो फिर इसके बाद ही नॉट रहेगा, ही के बाद ही। तो यहाँ पर मान लीजिए इसको हम बदल रहे हैं कि क्या वह खाना खा चुका है, तो इसकी इंग्लिश होगी हैज़ ही ईटेन द फूड।
अगर ये बोलता है कि वह क्यों खाना खा चुका है, तो हो जाएगा ये जो हैज है केवल इसके सामने लग जाएगा वाई हैज़ ही ईटेन द फूड। तो ये हो गया वह क्यों खाना खा चुका है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में किस तरह से आता है और उसका किस तरह से ट्रांसलेट करना होता है। अब हम समझेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में देखिए इसकी जो पहचान होती है, कॉन्टिन्यूअस टेंस की इसमें बात की जा रही है। आप पीछे पढ़ चुके हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है, इसमें रहा है, रही है, रहे हैं आते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है, ये जो परफेक्ट इसमें जुड़ गया है केवल, इसमें आप ध्यान देंगे उदाहरण में कि वह 2 बजे से खाना खा रही है। ठीक, वह 2 बजे से खाना खा रही है। अगर ये केवल 2 बजे से नहीं रहता इतना, तो वह खाना खा रही है, ये हो जाता प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में अगर समय को जोड़ दिया जाए, तो वो हो जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसकी पहचान होती है रहा है, रही है, रहे हैं, प्लस इसके साथ समय रहेगा, टाइम आएगा, प्लस टाइम आएगा इसके साथ। टाइम जैसे इस तरह से होगा, वह 2 बजे से खाना खा रही है, वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, वह 2 दिन से सोया है, वह 2 दिन से सो रहा है, रही है लास्ट में आता रहेगा। और इसमें कंटिन्यूअस टेंस आया यानी मेन वर्ब में आईएनजी लगेगी। तो इसे समझ लेते हैं इसका पॉजिटिव स्ट्रक्चर क्या है। पहला काम सब्जेक्ट लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब इसमें कौन कौन सी प्रयोग होगी, इसमें प्रयोग हो रही थी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज़ और हैव, तो इसमें केवल बीन लग जाती है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हैज़ बीन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्रयोग होता है, हैव बीन प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्रयोग होता है। तो यहाँ पर देखिए पहला काम सब्जेक्ट लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब आपको समझ में आ गया। मेन वर्ब की में आईएनजी फॉर्म लगेगी क्योंकि इसमें कंटीन्यूअस भी है, रहा है, रही है, रहे है, तो मेन वर्ब में हमेशा कंटीन्यूअस है तो आईएनजी लगेगी, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस रहे। देखिए 4 में इसमें आप समझिए, चाहे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, चाहे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कॉन्टिन्यूअस जिसमें आएगा, बिना कुछ सोचे आप ये दिमाग में रखिए कि उसमें मेन वर्ब में हमेशा आईएनजी लगेगी। तो यहाँ पर मेन वर्ब में आईएनजी, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर यहाँ पर सिंस और फॉर दे रहा है। सिंस और फॉर का मतलब ये जो यहाँ पर से नहीं आ रहा है, से, इसकी इंग्लिश के लिए आता है सिंस और फॉर। तो सिंस का प्रयोग कब होगा, जब भी समय में निश्चितता की बात की जाएगी, जैसे वह 2022 से स्कूल आ रहा है, तो यहाँ पर तारीख अगर आ गई तो सिंस लगेगा। अगर कोई सुबह, शाम, दोपहर, अर्धरात्रि, अगर इस तरह से समय की बात की जाएगी, पहर की बात की जाएगी, तो भी सिंस लगेगा। और जैसे बोल दिया 2 बजे, 3 बजे या 5 बजे करेक्ट टाइम बता रहा है तो सिंस लगेगा। और अनिश्चित समय के लिए फॉर लगता है, जैसे बोल रहा है वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, वह 5 साल से नहाया नहीं है, नहा नहीं रहा है, यहाँ पर ध्यान देंगे कि रहा है जरूर रहेगा। वह 4 महीने से खाना खा रहा है, इस तरह से मान लीजिए 4 महीने 5 मिनट 5 दिन से, दिन आएगा, महीना 5 मिनट, 5 साल 2 घंटे, ये क्यों अनिश्चित समय है। अब बोल रहा है कि वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, तो 2 घंटे वो 4 बजे से 6 बजे पढ़ रहा है, कि 2 घंटे वो 6 बजे से 8 बजे पढ़ रहा है, तो ये अनिश्चित है ना, इसलिए यहाँ पर फॉर लगेगा, इतने के साथ फॉर और इसके साथ सिंस। तो अब आइए आगे हल करते हैं। आपको समझ में आ गया होगा कि सिंस कहाँ लगेगा, फॉर कहाँ लगेगा। यहाँ देखिए वह 2 बजे से खाना खा रही है, पहला काम सब्जेक्ट खा रही है, तो सब्जेक्ट यहाँ पर सी हो गया, लड़की के लिए सी लगता है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर है तो हैज़ लगेगा, हैज़ बीन। ठीक, मेन वर्ब में आईएनजी, ईट का ईटिंग हो जाएगा। द फूड, ऑब्जेक्ट क्या है, फूड, द फूड है। फिर उसके बाद अब यहाँ पर देखिए 2 बजे आया यानी निश्चित समय आया, तो क्या लगेगा, सिंस लगेगा। सिंस 2 बजे यानी 2 o'clock। ठीक, ये हो गया पॉजिटिव सेंटेंस। निगेटिव में क्या रहेगा कि केवल यहाँ पर आपको नॉट जुड़ जाएगा। जैसे ये है कि वह 2 बजे से खाना नहीं खा रही है, तो हो जाएगा सी
यहाँ पर नहीं नॉट लगेगा, ध्यान दीजिए, रुक जाइए। यहाँ पर देखिए दो दो हेल्पिंग वर्ब आई हैं, यहाँ पर हैज़ बीन, हैव बीन, तो इन दोनों के बीच में नॉट लगेगा, इन दोनों के बीच में नॉट लगेगा, ये ध्यान दीजिएगा। सी हैज़ नॉट फिर जाकर के बीन ईटिंग द फूड सिंस 2 o'clock। तो इस तरह से ये निगेटिव वाला आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसका निगेटिव, तो ये मान लीजिए ये था सी हैज़ बीन ईटिंग द फूड। मान लीजिए यहाँ पर अगर आपको ये दे देता कि 2 घंटे से, ठीक, यहाँ पर मान लीजिए 2 घंटे दे दिया है, तो यहाँ पर लग जाएगा फॉर 2 hours, ठीक। अब इसका निगेटिव बनाएंगे तो सी हैज़ नॉट बीन ईटिंग द फूड फॉर 2 hours। फिर इसके बाद अगर इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो केवल हैज़ आगे आएगा, बीन अपने जगह पर ही रहेगा, केवल हैज़ आगे आएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा हैज़ सी फिर उसके बाद बीन ईटिंग द फूड फॉर 2 hours। अब अगर WH टाइप वाला रहेगा तो केवल यहाँ पर जैसे हो गया कि वह क्यों 2 घंटे से खाना खा रही है, तो यहाँ पर वह क्यों 2 घंटे से खाना खा रही है, तो क्यों की इंग्लिश पहले लिखेंगे, यानी वाई हैज़ सी बीन ईटिंग द फूड फॉर 2 hours। तो ये हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की भी समाप्ति। अब अगले टेंस पर चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम सभी सीखेंगे, प्रेजेंट टेंस समाप्त हो गया था, तो इसमें हम सीखेंगे पास्ट टेंस के बारे में और पास्ट टेंस के सभी प्रकारों के बारे में, फिर उसके बाद हम फ्यूचर टेंस के सभी प्रकारों के बारे में समझ लेते हैं। तो देखिए पास्ट टेंस जो होता है, पास्ट टेंस का मतलब जो जो कार्य बीत चुका है, जो भी कार्य बीत चुका है उसे हम पास्ट टेंस में लेते हैं। तो पास्ट टेंस के 4 प्रकार होते हैं, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो बारी बारी से हम समझ लेते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है। देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो होता है, इसकी पहचान है कि किसी भी वाक्य के अंत में, किसी भी वाक्य के लास्ट में, जैसे यहाँ पर देखिए लास्ट यही है, किसी भी वाक्य के लास्ट में अगर ता था आए, ती थी आए, ते थे आए, या आ आए, ई आए, ए आए, तो आप कहेंगे कि वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। जैसे यहाँ पर देखिए ता था अगर आएगा, या ती थी आएगा, या ते थे आएगा किसी वाक्य के अंत में, या आ आए, ई आए, ए आए, तो आप कहेंगे कि वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। यहाँ पर देखिए वह पानी पीता था, तो यहाँ पर ता था आया। अगर मैं बोलता हूँ कि वह पानी पीती थी, तो यहाँ पर ती थी आएगा। वे पानी पीते थे, तो ते थे आएगा। अगर ये हम बोलते हैं कि वह पानी पीता था, तब भी ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही है। अगर हम बोलते हैं वह पानी पिया, लास्ट में अगर आ रहा है, या वह पानी पी, या वह पानी पिए, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आ जाएगा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को कैसे बताना है, देखिए हम पिछले कुछ मिनटों के पहले हम बताए थे आपको कि जो मेन वर्ब होती है उसकी 3 फॉर्म आपको बताए थे। जैसे इसमें प्रयोग होगा ड्रिंक, ड्रिंक की सेकंड फॉर्म होती है ड्रैंक, ठीक। थर्ड फॉर्म होती है ड्रंक। तो ये फॉर्म मैं आपको याद करने के लिए बोला था कि ये जो ड्रंक, ये मतलब यानी जो थर्ड फॉर्म होती है, मेन वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होती है, वो हमेशा परफेक्ट टेंस में प्रयोग होती है, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो। और सेकेंड फॉर्म जो है, सेकेंड फॉर्म केवल आपको पूरे टेंस में, सेकेंड फॉर्म केवल आपको पूरे टेंस में पास्ट इंडेफिनिट में प्रयोग करना है, वो भी पास्ट इंडेफिनिट के केवल पॉजिटिव में, निगेटिव इंट्रोगेटिव में फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी, ठीक। तो ड्रैंक हमें याद रखना है, ये वाला, इसकी ज़रूरत हमें पड़ेगी ड्रैंक की। यहाँ पर देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यहाँ पर दिया है स्ट्रक्चर की सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। किसी भी टेंस का अगर मतलब कि बनाना रहता है तो पहला काम सब्जेक्ट होता है, फिर हेल्पिंग वर्ब होता है, फिर मेन वर्ब होता है, मेन वर्ब के बाद फिर ऑब्जेक्ट होता है। तो
पास्ट इंडेफिनिट का कैसे बनाना है, सब्जेक्ट रहेगा में हेल्पिंग वर्ब का पॉजिटिव में, अगर पॉजिटिव बनाना है, ये पॉजिटिव है, वह पानी पीता था, ये पॉजिटिव सेंटेंस है। वह पानी नहीं पीता था, ये निगेटिव सेंटेंस है। क्या वह पानी पीता था, ये WS टाइप में इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यस नो टाइप वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्या वह पानी पीता था, वह क्यों पानी पीता था, ये WS टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इन चारों को कैसे बनाएंगे ये समझिए। अगर पॉजिटिव रहे, ये पॉजिटिव का स्ट्रक्चर है, हेल्पिंग वर्ब इसमें नहीं रहेगी, केवल मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म रहेगी सब्जेक्ट के साथ, चाहे कोई भी सब्जेक्ट रहे। तो यहाँ पर देखिए वह पानी पीता था, ठीक, तो इसका वह का हो जाएगा ही, पानी पीना का हो जाएगा पानी पीना। पानी पीना की क्रिया होती है ड्रिंक, मैं बताया आपको ड्रिंक का सेकंड फॉर्म ड्रैंक होता है। तो बोल रहा हेल्पिंग वर्ब तो नहीं रहेगी, मेन वर्ब रहेगी, वो भी उसकी सेकंड फॉर्म, तो फिर उसके बाद ड्रैंक हो जाएगा। फिर ऑब्जेक्ट, ये वाटर, ड्रिंक द वाटर, ये तो हो गया उसका पॉजिटिव, ठीक। अगर निगेटिव बनाना रहेगा, निगेटिव रहेगा, इंट्रोगेटिव रहेगा, तब उसके बाद यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगेगी, केवल पॉजिटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है। तो अगर मान लीजिए निगेटिव बनाना है तो यहाँ पर हो जाएगा, निगेटिव में हमेशा डिड का प्रयोग होता है, डिड का, डिड और नॉट का प्रयोग होता है। और जब कभी भी कोई भी सेंटेंस आ जाए और उसमें अगर डिड लगा हो, अगर उसमें डिड लगा हो तो हमेशा मेन वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म प्रयोग होती है। तो जैसे यहाँ पर पॉजिटिव में सेकेंड फॉर्म का प्रयोग हुआ था, निगेटिव अगर आएगा या इंट्रोगेटिव आएगा यानी जिसमें डिड रहेगा उसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रयोग होगी। तो यहाँ पर हो जाएगा ही, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर है, निगेटिव इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब लगती है। तो ही डिड नॉट ड्रिंक द वाटर, यहाँ पर ड्रैंक था तो यहाँ पर ड्रिंक हो गया, ड्रिंक द वाटर। फिर उसके बाद ये तो हो गया कि वह पानी पीता था, वह पानी नहीं पीता था। अब लिखेंगे क्या वह पानी पीता था, क्या वह पानी पीता था, तो केवल हेल्पिंग वर्ब जो रहेगी, जैसे यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब डिड है, ठीक, हेल्पिंग वर्ब को जब इसका लिखेंगे यस नो टाइप का, यानी क्या वह पानी पीता था, तो इसका स्ट्रक्चर होगा, पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर उसके बाद मेन वर्ब लिखेंगे, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब डिड है, डिड है हेल्पिंग वर्ब। फिर उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट ही है, डिड ही मेन वर्ब। जब भी डिड लग जाएगा तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रयोग होगी, मेन वर्ब में यहाँ पर हो जाएगा ड्रिंक द वाटर। अब अगर आपको ये बोलता है कि वह पानी क्यों पीता है या वह पानी क्यों पीता है, तो यहाँ पर केवल क्यों की इंग्लिश आगे लिखी जाएगी, वाई, बाकी सेम चीज़ें वही यस नो टाइप वाले इंट्रोगेटिव की रहेगी। जैसे यस नो टाइप में क्या वह पानी पीता है तो डिड ही ड्रिंक द वाटर, वह क्यों पानी पीता है तो व्हाई डिड ही ड्रिंक द वाटर। तो ये चारों आपको समझ में आ गया कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, इसकी पहचान होती है ता था ती थी ते थे। अगर इसके लास्ट में किसी भी वाक्य के अंत में ये आता है और आ या ई ए आता है तो आप समझेंगे कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है और हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है, और निगेटिव में इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग होता है और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब समझेंगे कि पास्ट कंटीन्यूअस टेंस क्या होता है। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान है रहा था, रही थी, रहे थे। किसी भी वाक्य में अगर कोई काम जारी है तो वो कंटीन्यूअस में आता है, लेकिन था किसकी पहचान है, था थी थे पास्ट की पहचान है। तो यानी किसी भी वाक्य के अंत में अगर रहा था, रही थी, रहे थे आए, रहा था, रही थी, रहे थे, तो आप कहेंगे कि वो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है, ये इसकी पहचान हो गई। अब जैसे यहाँ पर दे दिया वह किताब पढ़ रही है, वह किताब पढ़ रही थी, अगर रहता वह किताब पढ़ रही है तो ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस हो जाता। अगर ये रहता कि वह किताब पढ़ रही होगी तो ये फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस हो जाता।
तो हमें यहाँ पर क्या पढ़ना है, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ना है। तो वह किताब पढ़ रही थी, तो इसका स्ट्रक्चर क्या है, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। मेन वर्ब में हमेशा कंटीन्यूअस अगर है, कंटीन्यूअस है या परफेक्ट कंटीन्यूअस है, चाहे प्रेजेंट का कंटीन्यूअस या परफेक्ट कंटीन्यूअस हो, चाहे पास्ट का कंटीन्यूअस या परफेक्ट कंटीन्यूअस हो, या फ्यूचर का कंटीन्यूअस या परफेक्ट कंटीन्यूअस हो, उसमें हमेशा मेन वर्ब में आईएनजी लगती है, ये ध्यान में रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का इसमें क्या प्रयोग होगा, वाज का प्रयोग होगा, वर का प्रयोग होगा। वाज किन किन सब्जेक्ट के साथ लगता है, वाज लगता है सिंगुलर सब्जेक्ट और आई के साथ, ही, सी, इट, किसी का नाम मान लीजिए राम, और आई के साथ वाज लगेगा। बाकी जो बचते हैं जैसे यू, वी, दे, या कोई बहुवचन सब्जेक्ट आएगा तो उसके साथ वर लगेगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए आया है वह किताब पढ़ रही थी, तो यहाँ पर सी आया है, सी के साथ वाज लगेगा, वह किताब पढ़ रही थी। तो यहाँ पर वह का हो जाएगा सी, लड़की के लिए सी लगता है, सी। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या है, वाज है। पढ़ना का क्या होगा, रीड, लेकिन रीड होगा पढ़ना का, इसमें आईएनजी लगाना है तो रीडिंग हो जाएगा। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, किताब, रीडिंग द बुक। ओके, अब इतना आपको समझ में आ गया। और ये मैं बताया हूँ कि जब भी, ये तो पॉजिटिव सेंटेंस हो गया, ठीक, पॉजिटिव सेंटेंस ये हो गया। अगर निगेटिव बनाना रहेगा तो केवल हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट जोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा सी वाज नॉट रीडिंग द बुक। अगर यस नो टाइप का इंटरोगेटिव बनाना है तो केवल हेल्पिंग वर्ब को आगे लिख देते हैं, ये हेल्पिंग वर्ब है, इसे केवल आगे लिख देंगे। जैसे होगा वह किताब पढ़ रही थी, सी वाज रीडिंग द बुक। वह किताब नहीं पढ़ रही थी, तो सी वाज नॉट रीडिंग द बुक। क्या वह किताब पढ़ रही थी, तो केवल हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगा, वाज सी रीडिंग द बुक, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगेगा। इसके बाद आता है WS टाइप वाला। जैसे ये हो गया कि वह क्यों किताब पढ़ रही थी, तो वह क्यों किताब पढ़ रही थी, तो पहले क्यों की इंग्लिश यानी वाई। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वाज सी रीडिंग, यही सेम रहेगा, फिर क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। यानी WS टाइप वाला जितना रहता है उसके सामने केवल क्वेश्चन वर्ड लग जाता है, वही हो जाता है WS टाइप। तो ये हो गया वह किताब पढ़ रही थी, सी वाज रीडिंग द बुक। वह किताब नहीं पढ़ रही थी, सी वाज नॉट रीडिंग द बुक। क्या वह किताब पढ़ रही थी, वाज सी रीडिंग द बुक। वह क्यों किताब पढ़ रही थी, वाई वाज सी रीडिंग द बुक। ये आपको समझ में आ गया होगा, पास्ट कंटिन्यूअस भी। ये जो टेंस है ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। पास्ट परफेक्ट टेंस की देखिए पहचान समझ लेते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस अब इसमें समझेंगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा तो उसे किस तरह से हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करना रहेगा। तो पास्ट परफेक्ट टेंस जो है, पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान है, अगर किसी भी वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या आ था, ई थी, ए थे आता है तो आप कहेंगे कि वो पास्ट परफेक्ट टेंस है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, चुका था के लास्ट में ये देखिए आ था है, चुकी थी के लास्ट में यहाँ पर ई थी है, चुके थे के लास्ट में ए थे है। तो ये ध्यान देंगे कि अगर किसी भी वाक्य के अंत में आ था, ई थी, ए थे आता है तो आप कहेंगे कि वो पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो ये इसकी पहचान होगी, पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान की। अब इसमें किस तरह से पूछा जाता है, हिंदी दे दिया रहेगा, आपको इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना रहेगा। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पर देखिए, वह खाना खा चुका है, चुका था, यहाँ पर चुका था आ गया है तो आप कहेंगे कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। फिर यहाँ पर भी चुका था, यहाँ पर भी मतलब आ था आया है, तो ये इसकी पहचान है। इसके हिसाब से हम पहचान लेंगे कि कौन पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो इसको बनाते कैसे हैं, पहला काम, वह खाना खा चुका था, इसका स्ट्रक्चर है, ये पॉजिटिव का स्ट्रक्चर है। पहली चीज़ तो सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में
हैड प्रयोग होगा। क्या प्रयोग होगा? हैड। सभी सब्जेक्ट के साथ, चाहे ही सी इट हो, चाहे कोई नाम हो, चाहे आई वी यू दे हो, मतलब सिंगुलर और प्लूरल दोनों सब्जेक्ट को से के साथ हैड का प्रयोग होगा। और मेन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म प्रयोग होगी, जो आपने पिछले टेंस में पढ़ा था, मतलब कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपको मैंने बताया था। जैसे हो गया गो, हो गया वेंट, हो गया गॉन, हो गया रीड का तो इसी तरह से था, ये तीनों स्पेलिंग सेम थी। रीड, रेड, रेड। फिर उसके बाद आता है राइट, रोट, रिटन। ईट का रहता है तो ईट, एट, ईटन। तो यहाँ पर आपको केवल थर्ड फॉर्म को ध्यान में रखना है, तो यहाँ पर प्रयोग होगा ईटन। हम ईटन देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर केवल आपको थर्ड फॉर्म ध्यान में रखना है, तो यानी थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो यहाँ पर पहला काम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है वह खाना खा चुका था। थी रहता तो सी रहता, और अगर था है तो यानी पुरुष है तो यानी ही रहेगा, ही। फिर उसके बाद हैड, फिर उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी खाना का, मतलब ईट का थर्ड फॉर्म ईटेन हो जाएगा, ई ए टी ई एन, ईटेन। ओके, ही हैड ईटेन। अब उसके बाद भोजन यानी ईटेन द फूड। ये तो हो गया उसका पॉजिटिव स्ट्रक्चर। निगेटिव में क्या रहेगा? केवल हैड के बाद नॉट लग जाएगा। ही हैड नॉट ईटेन द फूड, वह खाना नहीं खा चुका था। अब इसके बाद निगेटिव भी हो गया। डब्ल्यू एस टाइप में क्या करेंगे? केवल हेल्पिंग वर्ब को आगे लिख देते हैं। हैड ही, हैड ही ईटेन द फूड, हैड ही ईटेन द फूड। ये हो गया, क्वेश्चन मार्क लास्ट में रहेगा। ये हो गया यस नो टाइप का इंट्रोगेटिव। फिर उसके बाद डब्ल्यू एस टाइप का इंट्रोगेटिव क्या होता है? जैसे वह क्यों खाना खा चुका था, तो पहले क्यों की इंग्लिश लिखेंगे यानी वाई। फिर उसके बाद सेम यही प्रोसेस रहेगा। वाई हैड ही ईटेन द फूड। ये तो आपको समझ में आ गया। ये चारों स्ट्रक्चर जो पॉजिटिव रहेगा तो ही हैड ईटेन द फूड, निगेटिव रहेगा तो ही हैड नॉट ईटेन द फूड। अगर इंट्रोगेटिव का पहला है मतलब कि यस नो टाइप है तो हैड ही ईटेन द फूड। फिर उसके बाद वह क्यों खाना खा चुका था तो वाई हैड ही ईटेन द फूड। फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देंगे इसमें। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस में और किस तरह से पूछा जाता है। जैसे आपको दो दो दे दिया रहेगा कार्य, एक कार्य पहले होता है, एक कार्य बाद में होता है। जैसे यहाँ पर दे दिया डॉक्टर के आने के पहले मरीज मर चुका था, यहाँ पर दो दो कार्य दे दिया है। इसे कैसे करना है? ये भी पास्ट परफेक्ट टेंस में ही आता है। जैसे यहाँ पर ट्रेन खुलने के बाद या ट्रेन स्टार्ट होने के बाद मैं स्टेशन पर पहुँचा था, तो ये भी पास्ट परफेक्ट टेंस में आता है। बाद वाला, पहले वाला, दो मतलब इस तरह से पूछा जाता है इसमें। तो आपको इसमें याद ये रखना है कि जो काम पहले हो चुका रहेगा, जैसे में इसमें देखिए डॉक्टर के आने के पहले, डॉक्टर बाद में आया है, डॉक्टर के आने के पहले मरीज मर चुका था, यानी जो काम पहले हुआ है उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखेंगे, ठीक। और जो काम बाद में हुआ है, जैसे डॉक्टर बाद में आया है, तो इसे पास्ट इंडिफिनिट में लिखेंगे, पास्ट इंडिफिनिट टेंस में। इसमें भी वही काम करेंगे, जो कार्य पहले हुआ है। ट्रेन खुलने के बाद मतलब मैं स्टेशन बाद में पहुंचा, ट्रेन पहले खुली थी, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस में रहेगा। और जो काम बाद में हुआ है, मैं स्टेशन बाद में पहुंचा, तो ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस में रहेगा। अब ये जो पीछे वाली लाइन है इसे आगे लिखेंगे, ये जो पीछे वाली लाइन है इसे आगे लिखेंगे। देखिए किस तरह से लिखते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा कि पहले जो काम होगा वो पास्ट परफेक्ट टेंस में रहेगा, पास्ट परफेक्ट टेंस। और ये वाला पास्ट इंडिफिनिट टेंस में। पहले पीछे वाले वाक्य को आगे लिखेंगे। तो मरीज मर चुका था, तो इसका हमें बनाना है, तो द पेशेंट हैड
इसी तरह से यहाँ से बनाएंगे। द पेशेंट सब्जेक्ट हो गया, फिर उसके बाद हैड मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, डाइड, द पेशेंट हैड डाइड, मरीज मर चुका था। अब उसके बाद पहले की इंग्लिश होती है बिफोर और बाद की इंग्लिश होती है आफ्टर। ठीक, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर, डॉक्टर के आने, डॉक्टर के यानी ये जो है इसे पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे, मतलब सब्जेक्ट रहेगा, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म रहेगी। तो कम मतलब होता है आना, तो हो जाएगा केम, मतलब सेकंड फॉर्म इसमें लगेगी तो ये हो जाएगा केम, तो हो जाएगा डॉक्टर केम। अगर ये रहता कि मेरे आने के पहले वह मर चुका था या मेरे आने के पहले मरीज मर चुका था, तो द पेशेंट हैड डाइड बिफोर आई केम। ठीक, ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये पास्ट इंडेफिनिट में है और ये वाला पास्ट परफेक्ट टेंस में है, बिफोर पहले की इंग्लिश लिखी गई है। फिर इसके बाद इसमें क्या करना है, लास्ट वाली की इंग्लिश पहले लिख देते हैं। मैं स्टेशन पर पहुंचा, इसे किस में बनाना है, देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ये बनेगा, और क्योंकि ये कार्य बाद में हुआ है, कार्य ये पहले हुआ है, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस में बनेगा। तो ये जो लास्ट वाला इसे हम पहले लिखते हैं, मैं स्टेशन पर पहुंचा था, तो आई रीच्ड द स्टेशन। इसके बाद आफ्टर, आफ्टर मतलब बाद होता है, आफ्टर अब ये वाला लिखेंगे, ट्रेन हैड स्टार्टेड। इस तरह से ये दोनों भी आपको समझ में आ गया होगा, और ये भी। अब देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, अब इसे समझना है। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में क्या होता है, इसकी पहचान होती है रहा था, रही थी, रहे थे। कंटीन्यूअस टेंस की जो भी पहचान होती है, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की जो भी पहचान होती है, केवल उसमें समय जुड़ जाएगा। जैसे अगर यहाँ पर रहता वह भोजन पका रहा था, वह भोजन पका रहा था, वह भोजन पका रही थी, या वे भोजन पका रहे थे, या मैं भोजन पका रहा था, तो ये इस तरह से तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस हो जाता है। लेकिन अगर केवल इसमें समय जुड़ जाता है तो ये हो जाता है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। समय इसमें क्या जुड़ा है, 2 घंटे से। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसे कैसे समझना है, पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर उसके बाद पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में क्या है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब में हैड था, तो इसमें हैड बीन लग जाएगा। पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड लगती थी हेल्पिंग वर्ब, केवल इसमें बीन लग जाएगी, तो ये पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब हो गई। ये इसकी हेल्पिंग वर्ब हो गई हैड बीन। सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हैड बीन, फिर उसके बाद मेन वर्ब में आईएनजी, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर उसके बाद सिंस या फॉर। सिंस कब लगता है, निश्चित समय के लिए सिंस लगता है, जैसे हो गया 2 बजे, 3 बजे, ये सब सिंस, इनके साथ सिंस लगेगा। और फॉर जैसे 2 घंटे से, 3 दिन से, 3 महीने से, मतलब फॉर अनिश्चित समय के लिए लगता है और सिंस निश्चित समय के लिए लगता है। इसके बारे में तो हम अच्छे से आपको बता दिए हैं, कहाँ सिंस लगेगा, कहाँ फॉर लगेगा। फिर उसके बाद समय लिख देंगे। ठीक, तो इसे कैसे समझेंगे, सब्जेक्ट जो है ही है, तो ही, फिर उसके बाद हैड बीन, ही हैड बीन। अब मेन वर्ब लिखना है, मेन वर्ब क्या है, पकाना, तो पकाना का हो गया कुकिंग, ही हैड बीन कुकिंग द, भोजन का हो गया फूड। अब इसके बाद समय, ये जो से है यही लगता है सिंस या फॉर के लिए। अगर निश्चित समय बता रहा है तो सिंस लगेगा, अगर अनिश्चित समय बता रहा है तो फॉर लगेगा। तो यहाँ पर 2 घंटे से, 2 घंटे से यानी वो 6 बजे से 8 बजे भोजन पका रहा है, कि 8 बजे से 10 बजे भोजन पका रहा है, कि 10 बजे से 12 बजे भोजन पका रहा है, ये समय निश्चित नहीं है। अगर बोल देता कि वो 2 बजे खाना पका रहा है, तो ये तो समय निश्चित हो गया। तो अनिश्चित समय के लिए क्या लगेगा, फॉर लगेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा फॉर। फिर उसके बाद फॉर के बाद 2 घंटे, 2 आवर्स। ठीक,
अब इसके बाद अगर इसका निगेटिव बनेगा तो निगेटिव केवल हैड और बीन के बीच में नॉट लग जाएगा, हैड और बीन के बीच में नॉट लग जाएगा, नॉट बीन। निगेटिव हो गया, वह 2 घंटे से भोजन नहीं पका रहा था, तो ही हैड नॉट बीन कुकिंग द फूड फॉर 2 आवर्स। इतना करने के बाद ये हो गया निगेटिव। अगर इंट्रोगेटिव बनाना है तो केवल हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी, यानी हैड, ही, फिर जाकर के बीन, फिर जाकर के बीन लगेगा, फिर उसके बाद कुकिंग द फूड फॉर 2 आवर्स। ये हो गया 2 घंटे से वह क्या वह 2 घंटे से भोजन पका रहा था, ये इसकी इंग्लिश हो गई। जैसे यहाँ पर समझिए, वह 2 घंटे से भोजन पका रहा था, तो इसका होगा ही हैड बीन कुकिंग द फूड फॉर 2 आवर्स। अगर ये रहेगा कि वह 2 घंटे से भोजन नहीं पका रहा था, तो ही हैड नॉट बीन कुकिंग द फूड फॉर 2 आवर्स। अगर ये रहेगा कि क्या वह 2 घंटे से भोजन पका रहा था, तो ये हो जाएगा हैड ही बीन कुकिंग द फूड फॉर 2 आवर्स। अगर ये रहेगा कि वह क्यों 2 घंटे से भोजन पका रहा था, वह क्यों 2 घंटे से भोजन पका रहा था, तो केवल यहाँ पर वाई लग जाएगा, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट के बाद फिर हेल्पिंग वर्ब का दूसरा टुकड़ा जो रहता है, जैसे यहाँ पर देखिए वाई रहेगा, फिर उसके बाद हैड, वाई हैड ही बीन कुकिंग द फूड फॉर 2 आवर्स। तो इस तरह से ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के चारों जो मतलब कि सेंटेंस होते हैं, पॉजिटिव हो गया, निगेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव में 2 पार्ट होते हैं, यस नो टाइप, डब्ल्यू एस टाइप। तो अगर केवल नॉट नहीं रहेगा तो ये पॉजिटिव सेंटेंस हो गया, नॉट इसमें जुड़ गया तो निगेटिव सेंटेंस हो गया। अगर हेल्पिंग वर्ब केवल ये हैड सब्जेक्ट के पहले आ गई, हैड सब्जेक्ट के पहले केवल आ जाएगा, तो ये यस नो टाइप वाला इंट्रोगेटिव हो जाएगा। और अगर हैड के पहले कोई क्वेश्चन वर्ड आ गया, जैसे वाई आ गया, तो ये डब्ल्यू एस टाइप वाला क्वेश्चन वर्ड हेल्प इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। हेलो दोस्तों, तो अब हम चलते हैं फ्यूचर टेंस के बारे में अच्छे से समझेंगे कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या है, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की पहचान क्या है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान क्या है, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान क्या है, उसमें किस तरह से आपको देगा और किस तरह से आपको हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करना रहेगा, चेंज करना रहेगा। तो आइए समझते हैं फ्यूचर टेंस के बारे में। फ्यूचर टेंस में हर वाक्य के अंत में गागी गे आपको प्राप्त होगा, गागी गे। इसके हर वाक्य में अगर आपको गागी गे प्राप्त हो रहा है, किसी भी वाक्य के अंत में गागी गे प्राप्त हो रहा है, तो आप कहेंगे कि वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। इन चारों के पहचान मैं समझा दूंगा, तो आप उनमें से पहचान पाएंगे कि इनमें से कौन सा वाला पार्ट इसका है। तो कोई भी वाक्य हो उसके लास्ट में गागी गी हो, तो आप कहेंगे कि वो फ्यूचर टेंस है। तो फ्यूचर टेंस का पहला पार्ट जो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या है, इसमें वाक्य के अंत में गागी गे आएगा, गागी गे। जैसे यहाँ पर देखिए, वह खाना खाएगा, वह खाना खाएगा, वह पानी पिएगा, वह स्कूल जाएगा, तो इस तरह से आपको गागा आएगा केवल, तो आप कहेंगे कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में इसको बनाने के लिए पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसे कैसे आपको समझना है, सब्जेक्ट देखिए इसमें होती हैं, एक सिंगुलर सब्जेक्ट मैंने आपको बताया है, सिंगुलर सब्जेक्ट, एक प्लूरल सब्जेक्ट बताया। सिंगुलर सब्जेक्ट में ही, सी, इट और कोई नाम आ जाएगा, मान लीजिए राम यहाँ लिख देता हूँ। और इसमें प्लूरल सब्जेक्ट में आई, वी, यू, दे। तो इसमें ये सब्जेक्ट मैं आपको बता दिया, ये प्लूरल सब्जेक्ट है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर यानी एक वचन, प्लूरल यानी बहुवचन। तो यहाँ पर समझिए, ये जो आई और वी है, केवल आई और वी के साथ सेल का प्रयोग होगा, आई और वी के साथ हेल्पिंग वर्ब सेल का प्रयोग होगा। बाकी इन सभी के साथ, ये जितने बचते हैं इन सभी के साथ विल का प्रयोग होगा। तो इसे बनाने के लिए कैसे आपको देखना, कैसे करना है, केवल आई और वी के साथ सेल का प्रयोग, बाकी सबके साथ विल का प्रयोग, विल का प्रयोग। ठीक, यहां पर देखिए
सब्जेक्ट है वह खाना खाएगा, वह खाना खाएगा, तो यानी सिंगुलर सब्जेक्ट है और यहाँ पर इसका ही का प्रयोग होगा। अगर यहाँ पर वह खाना खाएगी रहता तो सी का प्रयोग होता, ही। फिर उसके बाद इसके साथ कौन सा, केवल आई और वी के साथ सेल लगेगा, बाकी सभी के साथ विल। तो ये आई और वी है नहीं, तो इसके साथ विल लगेगा, ही विल। और देखिए मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईट द फूड, ये तो हो गया पॉजिटिव सेंटेंस। अब इसका निगेटिव बनाने के लिए केवल हेल्पिंग वर्ब में नॉट जोड़ देते हैं, तो यहां पर हो जाएगा ही विल नॉट ईट द फूड। ठीक, इस तरह से ये हो जाएगा। अब अगर आपको इंट्रोगेटिव की यस नो टाइप में कन्वर्ट करना है तो केवल हेल्पिंग वर्ब को आगे लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए इसकी, वह खाना खाएगा तो ही विल ईट द फूड, वह खाना नहीं खाएगा तो ही विल नॉट ईट द फूड। अगर यहाँ पर रहेगा क्या वह खाना खाएगा, क्या वह खाना खाएगा, तो हो जाएगा विल ही, क्या वह खाना खाएगा, विल ही ईट द फूड। लास्ट में इन सब के लास्ट में फुल स्टॉप रहेगा और इसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क रहेगा। अब अगर आपको WH टाइप इस तरह से पूछता है कि वह खाना क्यों खाएगा, वह खाना क्यों खाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा क्योंकि इंग्लिश पहले लिखेंगे वाई, फिर उसके बाद यही सेम चीज, वाई विल ही ईट द फूड। मान लीजिए मैं यहाँ पर लिख देता हूं कि मैं खाना खाऊंगा या हम खाना खाएंगे, यहां पर मैं लिख दिया हम खाना खाएंगे, तो मतलब वी के साथ सेल का प्रयोग होगा, तो जहां जहां पर ही है वहां वी हो जाएगा, जहां जहां पर ही है वहां पर वी हो जाएगा, और जहां जहां पर विल है वहां पर केवल सेल हो जाएगा। सेल, और यहां पर भी सेल। आपको समझ में आ रहा है, सब्जेक्ट बदलने से हेल्पिंग वर्ब बदल जा रही है केवल। तो यहां पर अगर ये रहेगा कि हम खाना खाएंगे तो वी सेल ईट द फूड, हम खाना नहीं खाएंगे वी सेल नॉट ईट द फूड। फिर उसके बाद क्या हम खाना खाएंगे, सेल वी ईट द फूड, सेल वी ईट द फूड, क्वेश्चन मार्क रहेगा। फिर उसी तरह से वाई सेल वी ईट द फूड। तो ये आपको फ्यूचर इंडिफिनिट का समझ में आ गया होगा कि किस तरह से होगा पॉजिटिव सेंटेंस, किस तरह से निगेटिव सेंटेंस, किस तरह से इंट्रोगेटिव। अब चलिए अगला देखते हैं, पहचान किसकी, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की। कॉन्टिन्यूअस टेंस में काम का जारी होना पाया जाता है, तो इसमें हमेशा रहा होगा वाक्य के अंत में आएगा, रही होगी वाक्य के अंत में आएगा, रहे होंगे वाक्य के अंत में आएगा। चाहे कोई भी वाक्य हो, अगर उसके अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आता है तो आप कहेंगे कि वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो हम यहाँ पर एक उदाहरण ले लिए हैं, वह पानी पी रहा होगा, वह पानी पी रहा होगा। तो इसमें देखिए रहा होगा आया है, तो यानी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है। इसमें फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब, जैसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब विल और सेल का प्रयोग हुआ था, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब विल बी सेल बी का प्रयोग होगा, विल बी सेल बी। केवल आई और वी के साथ सेल बी का प्रयोग होगा, बाकी से सभी सब्जेक्ट के साथ विल बी का प्रयोग होगा। अब समझते हैं, यहां पर देखिए सब्जेक्ट क्या है, वह है, तो यानी यहां पर ही हो जाएगा, वह पानी पी रहा होगा, तो ही। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल बी, मेन वर्ब में आईएनजी लगेगा, ही। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल बी, मेन वर्ब में आईएनजी, ही विल बी ड्रिंकिंग, पीना यानी ड्रिंक, ड्रिंकिंग द वाटर। ठीक इस तरह से ये हो जाएगा, ही विल बी ड्रिंकिंग द वाटर। अगर यहाँ पर रहेगा कि वह पानी नहीं पी रहा होगा, तो यहाँ पर आपको मैं हेल्पिंग वर्ब बताया हूँ कि जब भी दो हेल्पिंग वर्ब आती है, जैसे आ गया यहाँ पर विल बी, तो जब भी नॉट लिखेंगे तो इसके बीच में नॉट लिखेंगे। ठीक,
तो ही विल नॉट बी ड्रिंकिंग द वाटर। अगर ये रहेगा कि वह पानी पी रहा होगा तो ही विल बी ड्रिंकिंग द वाटर, वह पानी नहीं पी रहा होगा तो ही विल नॉट बी, ही विल नॉट बी, ना कि ही विल बी नॉट। विल और बी के बीच में नॉट लगेगा, तो ही विल नॉट बी ड्रिंकिंग द वाटर। इस तरह से निगेटिव वाला हो जाएगा। और अगर यस नो टाइप वाला इंट्रोगेटिव करना रहेगा तो केवल हेल्पिंग वर्ब आगे लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब का पहला वाला केवल विल, बाकी पीछे वाला अपने स्थान पर रहेगा। तो क्या वह पानी पी रहा होगा, तो हो जाएगा विल ही बी ड्रिंकिंग द वाटर। फिर उसके बाद हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। अब अगर यहाँ पर मैं बोलूँ कि वह पानी क्यों पी रहा होगा, तो केवल यहाँ पर हो जाएगा व्हाई विल, यही सब सेम, ही बी ड्रिंकिंग द वाटर, फिर क्वेश्चन मार्क। अभी यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर आपको बताया हूँ कि जैसे वह खाना खाएगा, ठीक। तो यहाँ पर मैं बताया कि अगर सब्जेक्ट आई और वी है, तो इनके साथ सेल लगता है। बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ, बाकी शेष जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके साथ आपको क्या लगता है, विल लगता है, मैं बताया इतना, ठीक। लेकिन अगर यहाँ पर आवश्यक चीजें आ जाएं, जैसे वह जरूर खाना खाएगा, जैसे यहाँ पर मैं जोड़ दूं वह जरूर खाना खाएगा, वह जरूर खाना खाएगा, तो जब आवश्यक चीजें हो जाती हैं तो जिनके जिनके साथ सेल लगता है उनके साथ विल लगने लगता है, और जिनके साथ विल लगता है उनके साथ सेल लगने लगता है। तो यहाँ पर ही विल था तो यहाँ पर ही सेल हो जाएगा आवश्यक चीज़ों के लिए। जैसे वह अवश्य खाना खाएगा, वह जरूर खाना खाएगा, वह जरूर विद्यालय जाएगा, तो यहाँ पर सेल लग जाएगा। जिसके साथ सेल उसके साथ विल, और जिसके साथ विल लगता था उसके साथ सेल लगेगा। तो ही सेल ईट द फूड। तो ये आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस समझ में आ गया होगा। इसमें देखिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को समझ लेते हैं क्या क्या होता है। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में काम पूरा हो चुका रहता है, मतलब इसमें भविष्य की बात की जा रही है। तो इसमें हमेशा आपको चुका है, चुकी, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, ये देगा। चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे अगर आपको दे रहा है तो आप समझेंगे कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। और इसका स्ट्रक्चर कैसे है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद मेन वर्ब। मेन वर्ब की हमेशा परफेक्ट में थर्ड फॉर्म होती है, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो। तो परफेक्ट जो टेंस होता है उसमें हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म रहती है। यहाँ पर समझिए, जैसे यहाँ पर स्कूल लिखा है कि स्कूल जा चुका होगा, वह स्कूल जा चुका होगा, तो यहाँ पर चुका होगा आया है, तो यहाँ पर पहचान मैं बता दिया हूँ कि चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे होगा, तो आप कहेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। यहाँ पर समझिए, वह स्कूल जा चुका होगा, तो इसका पॉजिटिव अगर बनाना रहेगा तो सबसे पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट ही सी इट नेम आई वी यू दे, ये सब्जेक्ट होते हैं। और मैं बताया कि आई और वी के साथ हमेशा सेल लगता है, सेल भी लगता है, और सेल भी लगता है। अब इतना समझने के बाद समझिए, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब यहाँ पर ये हो जाएगा वह का ही, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल हैव, और सेल हैव इसकी हेल्पिंग वर्ब है। जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है इसकी हेल्पिंग वर्ब है विल हैव, सेल हैव, ठीक। तो इसमें सेल जिसके साथ लगता था उसके साथ सेल हैव लगेगा, विल जिसके साथ लगता था विल हैव लगेगा। तो ये समझिए, यहाँ पर जिस ही के साथ विल लगता था तो ही के साथ विल हैव लगेगा। फिर उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बोल रहा है, तो जाना का जा चुका होगा, तो जाना का होता है गो, वेंट, गॉन। गो होती है फर्स्ट फॉर्म, वेंट होता है सेकंड फॉर्म, गॉन थर्ड फॉर्म होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे गॉन।
गॉन टू स्कूल। ठीक, इस तरह से ये तो पॉजिटिव हो गया। अगर निगेटिव लिखना रहेगा तो कहाँ लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? अगर यही आपको बोल दे वह स्कूल नहीं जा चुका होगा, वह स्कूल नहीं जा चुका होगा, जब बोलेगा तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर देखिए डबल डबल आई हैं, विल हैव, शैल हैव, इस तरह से हेल्पिंग वर्ब आएंगी। तो जब निगेटिव बनाना रहेगा तो इन दोनों के बीच में नॉट लगता है। ठीक, अगर मैं इन दोनों के बीच में नॉट लगा दूं तो वह स्कूल नहीं जा चुका होगा, ही विल नॉट हैव गॉन टू स्कूल, तो इस तरह से निगेटिव हो जाएगा। अब अगर इंट्रोगेटिव का यस नो टाइप करें, जैसे क्या वह स्कूल जा चुका होगा, क्या वह स्कूल जा चुका होगा, तो केवल विल आगे आ जाएगा, विल ही, फिर उसके बाद हैव गॉन टू स्कूल, ये हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। अगर क्वेश्चन वर्ड में डब्ल्यू एस टाइप वाला है, यानी इंट्रोगेटिव में डब्ल्यू एस टाइप वाला है, जैसे ये बोल दिया कि वह क्यों स्कूल जा चुका होगा, वह क्यों स्कूल जा चुका होगा, तो केवल यहाँ पर वाई लग जाएगा, वाई विल ही हैव गॉन टू स्कूल, फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। तो इस तरह से ये जो चारों सेंटेंस है ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर देखिए यहाँ पर वह स्कूल जा रहा होगा तो यहाँ पर हो जाएगा ही विल हैव गॉन टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जा रहा होगा तो ही विल नॉट हैव गॉन टू स्कूल, क्या वह स्कूल जा रहा होगा तो विल ही हैव गॉन टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क, फिर उसके बाद वह क्यों स्कूल जा रहा होगा तो वाई विल ही हैव गॉन टू स्कूल, फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो ये आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस समझ में आ गया। अगर देखिए यहाँ पर वह के जगह सब्जेक्ट अगर मैं बदल दूँ, वह के जगह अगर मैं कर देता हूँ कि हम स्कूल जा रहे होंगे, हम स्कूल जा चुके होंगे, यहाँ पर चुके होंगे अगर मैं कर दूं, चुके होंगे, यहाँ पर हम, तो जहाँ जहाँ ही है, जैसे यहाँ पर ही है, यहाँ पर ही है और यहाँ पर ही है, इसके जगह पर क्या हो जाएगा वी। और दूसरी बात, जहाँ जहाँ पर विल नहीं, विल भी इसी नहीं, यहाँ पर सेल हो जाएगा, जहाँ जहाँ पर विल है यहाँ यहाँ पर सेल हो जाएगा। तो इसे किस तरह बोलेंगे, वी शैल हैव गॉन टू स्कूल, शैल वी हैव गॉन टू स्कूल, वाई शैल वी हैव गॉन टू स्कूल। इतना आपको समझ में आ गया। अब चलिए हम समझ लेते हैं इसको, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है। इसकी पहचान होती है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, यानी कॉन्टिन्यूअस टेंस की जो भी फ्यूचर टेंस में कॉन्टिन्यूअस टेंस की जो भी पहचान होती है वही पहचान रहेगी, केवल इसमें टाइम जुड़ जाएगा, केवल इसमें टाइम जुड़ जाएगा। यहाँ पर टाइम जुड़ जाएगा, मैं टाइम के बारे में आपको बता चुका हूँ कि जब भी टाइम जुड़ता है तो उसमें हमेशा मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगी रहती है। मतलब जब भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो, चाहे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो, तो मेन वर्ब में हमेशा आईएनजी फॉर्म लगती है। और वहाँ पर आपको हमेशा दो चीज़ का प्रयोग करने को आएगा, एक सिंस बोलता है प्रयोग करने के लिए, एक फॉर। तो यहाँ पर जो से है, से लगा है, ये सिंस और फॉर के लिए होता है। तो सिंस जो निश्चित समय रहता है, जैसे 5 बजे से सुबह शाम, या कोई डेट दे दी, जैसे 1728 मान लीजिए डेट दे दी कि 1728 में ये हुआ था वो हुआ था, तो अगर कोई डेट देती है या कोई पहर देता है या करेक्ट टाइम, जैसे मान लीजिए 2 बजे, ये अगर आपको देता है तो आप लगाएंगे सिंस। अगर आपको ये देता है 2 दिन से, 2 घंटे से, 5 घंटे से, तो इसमें आपको फॉर का प्रयोग करना है। सिंस और फॉर का प्रयोग मैं अच्छे से बता चुका हूँ। यहाँ पर पहले ही का इंग्लिश लिखेंगे, हो जाए वह का इंग्लिश लिखेंगे, हो जाएगा ही। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का इसमें प्रयोग होता है, हेल्पिंग वर्ब में विल हैव बीन, यहाँ पर देखिए 3 हेल्पिंग वर्ब एक के साथ लगेंगी, शैल हैव बीन, ये इतनी बड़ी एक ही हेल्पिंग वर्ब है, एक हेल्पिंग वर्ब है, ये एक हेल्पिंग वर्ब है। तो जब भी आपको नॉट लगाने के लिए आएगा तो आप इन दोनों के बीच में लगाएंगे, यानी पहले वाले को केवल आगे मतलब आगे लिखेंगे, बाकी इन दोनों के बीच में नहीं, यहाँ पर नॉट लिखेंगे जब भी लिखना रहेगा। तो अब समझिए इसे हम कैसे करेंगे।
तो इसकी हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन, शैल हैव बीन। विल सभी सब्जेक्ट के साथ प्रयोग होता है, केवल आई और वी के साथ नहीं, आई और वी के साथ शैल हैव बीन का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर देखिए ही है, वह 5 घंटे से पढ़ रहा होगा, तो ही विल हैव बीन, ही विल हैव बीन। मेन वर्ब रीडिंग, कितने घंटे से? 5 घंटे से। फॉर अनिश्चित समय यानी 5 घंटे से। बताया कि जब 5 घंटे इस तरह से दे, 5 घंटे 5 दिन तो या 5 महीने तो लगता है फॉर 5 आवर्स। ये तो हो गया पॉजिटिव सेंटेंस। अब अगर निगेटिव की बात करेगा तो निगेटिव सेंटेंस में केवल यहाँ पर विल और हैव के बीच में नॉट लग जाएगा, हो जाएगा ही विल नॉट हैव बीन रीडिंग फॉर 5 आवर्स। ही विल नॉट हैव बीन रीडिंग फॉर 5 आवर्स। तो ये तो हो गया निगेटिव। अगर इंट्रोगेटिव में करेंगे तो ये हो जाएगा केवल विल आगे आ जाएगा, विल केवल आगे आएगा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट यानी ही, फिर उसके बाद हैव बीन रीडिंग फॉर 5 आवर्स। तो इस तरह से ये तो हो गया यस नो टाइप वाला। फिर उसी तरह से डब्ल्यू एस टाइप जब करेंगे, जैसे यहाँ पर ये करते हैं डब्ल्यू एस टाइप वाला, तो वाई केवल आगे लग जाएगा। जैसे ये हो गया वह 5 घंटे से पढ़ रहा होगा, तो ही विल हैव बीन रीडिंग फॉर 5 आवर्स। अगर बोल रहा है वह 5 घंटे से नहीं पढ़ रहा होगा, तो ही विल नॉट हैव बीन रीडिंग फॉर 5 आवर्स। अगर बोल रहा है क्या वह 5 घंटे से पढ़ रहा होगा, तो विल ही हैव बीन रीडिंग फॉर 5 आवर्स। अगर बोल रहा है कि वह क्यों 5 घंटे से पढ़ रहा है, तो ये हो जाएगा व्हाई, फिर उसके बाद विल, फिर उसके बाद ही हैव बीन रीडिंग फॉर 5 आवर्स। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। आपका टेंस समाप्त हो गया।